संविधान सभा के इस खूबसूरत सेंट्रल हॉल में 3 साल में बहुत से प्रस्ताव, अनुच्छेद और नुक्ते रखे गए, पास किए गए और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। संविधान अगर एक राजनीतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो ये उद्देशिका उसका दार्शनिक नजरिया, द फिलोसॉफिक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस उद्देशिका की नींव शुरुआत में ही संविधान सभा के 5वें दिन 13 दिसंबर 1946 को रख दी गई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को रखा था। ये संविधान सभा अपना पक्का अहद जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद, खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं। आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता जनता से ही हासिल होगी और इसकी गारंटी देते हैं कि भारत के पूरे आवाम को सियासी, सामाजिक और आर्थिक इंसाफ, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, इजहार ख्याल, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आजादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि ये कदीम देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके और तन, मन, धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बटा सके। आगे संविधान सभा ने जो कुछ भी किया उसका मार्गदर्शक यही प्रस्ताव था और जब अलग अलग कमेटियों, विद्वानों और सभा के सहयोग से पूरा संविधान बना तो मई सन 1949 में उसकी उद्देशिका भी सामने रखी गई और ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. उद्देशिका पर बहस शुरू हुई अक्टूबर 1949 में, जब बाकी संविधान को सोचने, बनाने और लिखने का काम लगभग पूरा हो रहा था। ये वो शब्द थे जो हमारे संविधान में सबसे पहले आने वाले थे। अब हम उद्देशिका यानी प्रियम्बल पर बात करेंगे। जनाब सदर साहब, क्या यह उचित नहीं रहेगा कि स्पेशल पर हम जब नवंबर में तीसरी रीडिंग के लिए मिले तब बातचीत करें? तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर चुकी होगी। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। अगर आज हम पेश लफ्ज को ही पास नहीं करेंगे तो सेकंड रीडिंग में कोई रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकेगी? जीवन में पहली बार मैं मौलाना साहब से सहमत हूं और उनकी बात का समर्थन करता हूं। हमें पूरे संविधान को ही दूसरे पाठ में पास करना है और प्रियम्बल भी संविधान का ही एक हिस्सा है, इसलिए उद्देशिका को अब हम टाल नहीं सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि हसरत मोहानी साहब का अमेंडमेंट अहम है, जिसमें इन्होंने कुछ नए मुद्दे उठाने की कोशिश की है, इसलिए वे अपना संशोधन पहले पेश कर सकते हैं। मेरे 3 अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं। पहला ये कि हमें प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बजाय अ सॉवरेन फेडरल रिपब्लिक या अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लिखना चाहिए।
लेकिन मेरे दोस्त डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मक्कारी से दो अहम अल्फाज फेडरल और इंडिपेंडेंट को हटा दिया है और उनकी जगह वो डेमोक्रेटिक लफ्ज ले आए हैं। सर मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं कि अगर ये संशोधन पारित किए गए तो इसका नतीजा ये होगा कि हमें पूरे संविधान को ही दोबारा से लिखना पड़ेगा। हाँ, पर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? मैंने शुरू में ही आप लोगों को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी। मैंने तभी कहा था अगर आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला लिखने जा रहे हैं तो पहले ये तय कर लीजिए कि किस किस्म के आइन का तसव्वुर कर रहे हैं। मौलाना हसरत मोहानी के 2 संशोधन पारित नहीं हो पाए, मगर वो अड़े रहे। अब मेरा तीसरा अमेंडमेंट, मेरी तजवीज़ है कि लफ्ज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह हमें यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहना चाहिए, यानी बिल्कुल यूएसएसआर की तर्ज पर UISR। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हमारा संविधान यूएसएसआर की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए? लफ्ज सोवियत सुनते ही मेरे कुछ दोस्तों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मौलाना तो सोवियत सरकार का एजेंट है। अरे रूस तो दूर, मेरा तो हिंदुस्तानी कम्युनिस्टों से तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उनका साथ कब का छोड़ दिया, क्योंकि एक मर्तबा इन्होंने ये बयान जारी करने की गलती कर डाली थी कि हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए ताकि हम मिलकर हिटलर से मुकाबला कर सकें। मैंने उसी वक्त कह दिया था, एनीबडी हु हेल्प्स फॉरेन गवर्नमेंट, स्पेशली द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर एनी टर्म्स फॉर एनी मोटिव, आई से ही इज रॉन्ग। मौलाना साहब, हम यहाँ आपकी जिंदगी की दास्तान पर नहीं, हिंदुस्तान के आइन पर बात करने बैठे हैं। आप बस अपने अमेंडमेंट पर बोलिए। जैसा आप मुनासिब समझे। मेरी इस असेंबली से और डॉक्टर अंबेडकर से बस इतनी गुजारिश है कि वो सारी सियासी माइनॉरिटीज़ को उसी हमदर्दी की नज़र से देखें जैसा सोवियत यूनियन ने अपने यहाँ किया है। इसी के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर से गुजारिश करता हूँ कि वो इसे कबूल कर ले। मौलाना हसरत मोहानी जितने कोमल शायर थे उतने ही तीखे वक्ता, पर उनके बाकी सारे संशोधन प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिए गए। मगर दूसरे सदस्य भी आसानी से मानने वाले कहाँ थे, खास करके श्री HV कामत, जो हमारी उद्देशिका में भगवान को ले आना चाहते थे। I move the following phrase to be substituted for the proposed preamble. In the name of God, we, the people of India. Sir, the amendment is already there in the first line. My amendment means, in the name of God, we do this and that. No long speech is needed to commend this motion. Sir, if Mr. Kamat's amendment is accepted, that would amount to compulsion in the matter of faith. Freedom of faith is a fundamental right. According to the Constitution, a man has right to believe in God or not. Therefore, this amendment should be ruled out. Though I am myself a strong believer in God. Sir, may I move an amendment to that of Shri Kamath? That instead of in the name of God, would he be pleased to accept in the name of the goddess? Sir, it is not a matter of laughter with me. I believe in a goddess. I belong to Kamrup, where the goddess Kamakhya is worshipped. Sir, God includes goddess as well. So if we bring in the name of God at all, we should bring in the name of the goddess also. See, in my opinion, this amendment should not have been brought. But as it has been brought, this is my point of view. Now I have to put the amendment moved by Mr. Kamath to vote. Mr. President, the flame of God is invoked by every nation upon earth. And God is an impartial entity, and he should be allowed to remain so. With these words, I appeal to Mr. Kamath not to put us into any embarrassment of voting upon God. I claim a division. Sir, I want a division on this question. I also want a division. There is no alternative left to me. Those in favor may raise their hands. Those opposed may raise their hands. No. The amendment is rejected. Sir, this is a black day in our history. God save India. भगवान के अलावा महात्मा गांधी का भी मुद्दा था, जो अपने भक्तों के लिए
किसी भगवान से कम नहीं थे। सर, आई बैक टू मूव कि उद्देशिका में निम्नलिखित को बदल दिया जाए। सर्वशक्तिमान भगवान जिनके प्रताप और मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश का नेतृत्व किया और हमें गुलामी से आजादी की ओर ले गए। आई ओपोज द अमेंडमेंट। मैं नहीं चाहता कि महात्मा गांधी का नाम हमारे संविधान में लिया जाए, क्योंकि यह संविधान गांधीवादी है ही नहीं। हमें अपने राष्ट्रपिता का नाम बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह उनके प्रति सम्मान और प्रेम का ही सबूत होगा अगर हम उनका नाम संविधान में ना ही घसीटें। आदरणीय आचार्य कृपलानी जी की अपील पर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं। बात सिर्फ ईश्वर या बापू के नाम की ही नहीं थी। कई लोग बहुत से नए शब्द और विचार उद्देशिका में लाना चाहते थे जो कम महत्व के नहीं थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को निम्न चीजें देने का प्रण करते हैं। 1. जीवन यापन का यथोचित मौका। 2. मुफ्त और लाजमी शिक्षा। 3. मुफ्त दवा इलाज। 4. कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। एक एक ऊंट और मोटरसाइकिल भी दिलवा दीजिए ना सबको। यह आप प्रस्तावित कीजिए ना। सर, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को हमारे संविधान में जगह ही नहीं मिली, जबकि हमारे कई राष्ट्र नेताओं ने कई बार इस शब्द पर बहुत जोर दिया है। मैं कहता हूं कि हमें इस शब्द को अपने प्रीएम्बल में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज के दिल को संबल मिलेगा और साथ ही में वो जो लोफरगिरी हमारे पॉलिटिक्स में घुस आई है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। सर, मैं एक और शब्द पर जोर डालना चाहूंगा और वो है समाजवाद, सोशलिज्म। मेरा पक्का विश्वास है कि भारत का भविष्य समाजवाद में ही है और मुझे समाजवादी समाज में पूरा यकीन है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन शब्द हमारी उद्देशिका में आया है, पर आप मुझे बताएं, जो संघ व्यक्तियों का समूह हो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हो सकता है? इसलिए मैं प्रभुत्व के विचार के ही खिलाफ हूं। जी, मैं बड़ी मोटी चमड़ी वाला ढीठ हूं, आपके चीखने चिल्लाने से बैठने वाला नहीं हूं। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद को बैठना ही पड़ा, किंतु 25 साल बाद उनके सुझाए दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर उद्देशिका में आ ही गए। उधर श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने कई महत्वपूर्ण नुक्ते सामने रखे। Sir, I feel that the preamble forms one of the most important parts of the Constitution. It lays down the goals to which we are striving and stands as a charter of our freedom and a measure of our success or failure. I do not think that we should be content with considering the masses of our people as sovereign just because once they go to the polls every 5 years, their sovereignty is secure. I feel that in the preamble, mention of that sovereignty should be made. अगले वक्ता थे गांधी जी के समाजवादी शिष्य आचार्य जेबी कृपलानी, जो कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों से अलग विचार रखते थे। Mr. President, like a seasoned host, you have reserved the choicest wine for the last. हालांकि इस प्रियम्बल पर बहस शुरू की ही बैठकों में होना ज्यादा सही होता, क्योंकि यह संविधान की तमहीद है। इस तरह हमें प्रियम्बल सतर्क कर पाता कि कहीं हम इसके बुनियादी उसूलों से हट तो नहीं रहे हैं। इस सभा में रोज दर रोज और हफ्ता दर हफ्ता बैठकर मैंने यह महसूस किया है कि हम इस उद्देशिका के बुनियादी उसूलों को भूलकर अक्सर भटकने लगते हैं। Yes, we get distracted. ये उसूल वैसे तो कानूनी या संवैधानिक उसूल नहीं है, बल्कि आत्मिक और सैद्धांतिक हैं। अब जमहूरियत या जनतंत्र को ही ले लीजिए। What exactly is democracy? जनतंत्र एक इशारा है इंसान की बराबरी का, भाईचारे का, and it encompasses the great humane principle of non-violence. और अगर इसका आम फहम मतलब निकालें
then democracy is an institution where instead of breaking heads, we simply count them. सर फोड़े नहीं, गिने जाते हैं। सियासी रूप से आज हम एक जमहूरियत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम ऐसे अलग अलग वर्गों में बंटे हुए हैं जिनकी सीमाओं को लांघना नामुमकिन सा हो जाता है। मेरा भी यही मानना है कि लोकतंत्र में जाति प्रथा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमें जात पात और वर्ग वर्ण को खत्म करना ही होगा, वरना हम कभी जनतंत्र की शपथ नहीं उठा पाएंगे। 3 साल बाद भी हमेशा की तरह नजीरुद्दीन अहमद साहब का स्वर विरोधी ही रहा। I would like to submit, sir, that the success of a democracy depends on its actual working and has nothing to do with what is stated in the preamble or the constitution. I take it that the closure is accepted. I shall now ask Dr. Ambedkar to reply. Sir, the point in the amendment which is supposed to make it different from the preamble drafted by the drafting committee lies in the addition of the words, "the people from whom is derived all power and authority." So why don't you accept it? Those members of the House who are worried should not separate the other parts of the amendment from the closing words. We, the people of India, in our Constituent Assembly, this day, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Reading it in that fashion. महोदय, कौन सी जनता? भारत की जनता? उनका तो सवाल ही नहीं उठता। यहां केवल संविधान सभा के सदस्यों की बात हो सकती है। I would like the honorable members to consider a portion of preamble of the Constitution of the United States. We, the people of United States, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. As most members know, that Constitution was represented by a very small body. So I do not understand, unless a man was absolutely pedantic, that a body of people, 292 in number, representing this vast continent in their representative capacity, can't say that they are acting in the name of the people of this country? Does this preamble embody the desire of the House that this Constitution should have its root, its authority, its sovereignty from the people? It certainly does. Therefore, I am not willing to accept the amendment. और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में काम कर रही ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया प्रियम्बल पास हो गया और हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। साल की अथक मेहनत रंग ला रही थी और सदियों से अंग्रेजों की गुलामी और राजे रजवाड़ों की दास्ता में बंधा देश आज अपनी मर्जी से अपने बनाए रास्ते पे चलने जा रहा था। जहां खुशी की लहर थी, वहीं थोड़ा डर भी था। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आजाद होकर हमने हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देने का हक खो दिया है। अब अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए कोई और नहीं, हम ही दोषी होंगे। मगर फिर भी सब आशावान थे और बड़ी भावुक और दार्शनिक भाव से आने वाले कल और अपने संविधान की ओर देख रहे थे। Mr. President, sir, coming as I do from a community that has produced Dr. Ambedkar, I feel proud that his capacity has been recognized now, not only by the Harijans, but by all communities that inhabit India. At one time, dogs and swine might enter the sacred precincts of temples, but the shadow of an untouchable was considered a great abomination. I feel proud, sir, that by the Article 29, that slur has been removed away.
In conclusion, I may, on behalf of the members of the Harijans that are present in this house and of Harijans outside, assure you and the August Assembly and the government that we Harijans... Sir, do we not represent the Harijans? We come under the special label of Harijans, sir. On behalf of the Harijans, I may assure you and the future government of India that the Harijans to the last man will uphold the constitution that has been passed by the Constituent Assembly and work it to the very letter and spirit. Sir, it is something like this. We wanted the music of Veena or Sitar, but here we have the music of an English band. The first and foremost advice which Mahatma Gandhi ji gave in his picturesque language was that the constitutional structure of this country ought to be broad-based and pyramid-like. It should be built from the bottom and should taper right up to the top. What has been done is just the reverse. The pyramid has been reversed. Whether or not we are right in having discarded Gandhiji's idea of constitution making, it is too soon for us to judge. The future will judge for itself.